मैंने आपके सामने GSTR 9 एनुअल रिटर्न का फॉर्म ओपन किया हुआ है। हम यहाँ पर डायरेक्टली चलते हैं इंस्ट्रक्शंस पे, बिकॉज एक न्यू नोटिफिकेशन आई थी जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे फिल करना है, रिवर्सल्स के रिगार्डिंग, HSN समरी के रिगार्डिंग, इनपुट हो आउटपुट हो, काफ़ी बड़ी रिलैक्सेशन है 2021 में भी, तो उसको हम समझेंगे। बट उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, आपके सामने आ रही है इंस्ट्रक्शंस और हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे टेबल नंबर 4 से। तो उससे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। सो गाइस, नोटिफिकेशन आई थी नंबर 30 जुलाई को और इसने CGST रूल्स में चेंजेस किया था रिगार्डिंग एनुअल रिटर्न, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि क्या लिमिट्स है, कब आपको फाइल करना है, किन के लिए ऑप्शनल है, अगर ऑप्शनल है तो फाइल करना है या नहीं। तो वो वीडियो आई बटन पे लग जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। यहां पर पॉइंट नंबर 3 में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, इन द सेड रूल्स इनफॉर्म GSTR 9 इन द इंस्ट्रक्शंस, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। इन पैराग्राफ 4 दो पॉइंट को ऐड किया, A और B को, और लिखा है कि जहां पर 1920 है उसके बाद हमने 2021 को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसका मतलब क्या है वो हम वहां से पढ़ते हैं। ये आपके सामने आ रहा है टेबल 4, ये आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। बेसिकली टेबल 4 बात करता था कि आपको डिटेल्स मेंशन करनी है आउटवर्ड सप्लाईज की या एडवांसेस जो आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मिली हैं, वो आपको डिटेल्स लिखनी है। मतलब जो भी आपने टैक्स की पेमेंट कर रहे हो थ्रू फॉर्म GSTR 3B, यहां पर डेट जो आ रही है जुलाई 17 से मार्च 18 आ रहा है। हमारे लिए क्या एप्लीकेबल होगा? फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 तक जो भी आपने पेमेंट की है वो आप ऑब्वियसली 9 में दिखाओगे। बट अगर कुछ एडिशनल लाइबिलिटी है जो आपने ऑलरेडी 3B में नहीं दिखाई थी, वो आपकी पेंडिंग थी, पे नहीं की थी, तो आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो इस रिटर्न में। यहां पर क्या लिखा है? एडिशनल लाइबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, क्योंकि अभी 2021 रिप्लेस कर दिया है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 नॉट डिक्लेयर्ड इन फॉर्म GSTR 1 एंड 3B। जो आपने ऑलरेडी कोई लाइबिलिटी, कोई सेल्स, कोई सप्लाई आपने की थी फाइनेंशियल ईयर 2021 में, आपने उसे रिपोर्ट नहीं किया था 1 या 3B में, आप उसे GSTR 9 में डिक्लेयर कर सकते हो। मे बी डिक्लेयर्ड इन दिस रिटर्न, क्योंकि 19-20 के बाद अभी 20-21 भी रिप्लेस कर दिया, यही चेंज है। आगे क्या लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ एवर टैक्स पेयर्स कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट थ्रू दिस रिटर्न, कि अगर आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना रह गया था तो आप उसे क्लेम नहीं कर सकते हो GSTR 9 में। कहने की बात है कि अगर कुछ लाइबिलिटी पे होनी रह गई तो वो पे कर सकते हो, बट अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना रह गया तो वो आप इस रिटर्न में क्लेम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं अपने टेबल नंबर 4 में। टेबल 4A, 4B, 4C, 4D, 4E किसकी बात करता है? ये बात करता है बेसिकली सप्लाईज के रिगार्डिंग। तो इन्होंने क्या चेंज किया है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कि जो टेबल नंबर 4I है, आई क्या बात करता है कि आपको क्रेडिट नोट को रिपोर्ट करना है। क्रेडिट नोट किसके? B2B के, बिकॉज जो B2C के क्रेडिट नोट होते हैं वो तो आप ऑलरेडी नेट करके कहां लिखते हो? यहां पर लिख देते हो। 4A में आप B2C के वैल्यूज लिखते हो, नेट ऑफ क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। बट जो B2B होता है या कोई एक्सपोर्ट होती है या कोई एसिडेट होता है, उनके क्रेडिट नोट की डिटेल आपको यहां पर देनी पड़ती है 4I में। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट नोट्स जो कि आपने B2B के लिए इशू किए हैं, या आपने एक्सपोर्ट्स के लिए इशू किए हैं, या आपने सप्लाईज टू एसिडेट के लिए इशू किए हैं, या डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए, अगर आपके पास बाइफर्केशन नहीं है, आपको क्या करना है? आप B2B की सप्लाईज को, एसिडेट को, एक्सपोर्ट्स को नेट करके लिख सकते हो। बाइफर्केशन है तो आपको इसे यहां पर डिक्लेयर करना है। फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 एंड 19-20 द रजिस्टर्ड पर्सन शैल हैव एन ऑप्शन टू फिल टेबल 4B से लेकर 4E तक नेट ऑफ क्रेडिट नोट। अगर आपके पास बाइफर्केशन अभी अवेलेबल नहीं है तो आप नेट करके लिख सकते हो। अगर बाइफर्केशन है तो आप उसको 4I में दिखाओ। बट इसका पॉइंट क्या है? अगर सपोज करो आपने उसे नेट करके दिखा भी दिया 4B से लेकर 4E तक, आपको उसकी डिटेल बाद में निकाल के रखना है, बिकॉज जब असेसमेंट होगी, असेसमेंट के टाइम पर क्रेडिट नोट को प्रूव करने के लिए वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा कि क्रेडिट नोट की कॉपीज कहां पर है, आप उसकी बाइफर्केशन दो, आप उसकी लिस्टिंग दो। वो ऐसा क्यों मांगेंगे? वो चेक करेंगे कि क्या क्रेडिट नोट आपका टाइम पीरियड पे इशू हुआ है,
कहीं ये तो नहीं हुई लिमिट एक्सपायर हो चुकी है, कोई फाइनेंशियल क्रेडिट नोट था जिसका आपने बेनिफिट ले लिया जीएसटी में, तो वो इस चीज को इंश्योर करेंगे एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। तो अगर आपके पास बाइफर्केशन नहीं भी है और आप इसे B2B से लेकर 4E तक नेट करके लिख रहे हो, आप डिटेल्स फिर भी निकाल लेना। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ डेबिट नोट अमेंडमेंट्स, आप इसे क्या कर सकते हो, नेट करके 4B से लेकर 4E तक लिख सकते हो। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड अमेंडमेंट्स। टेबल 5 की बात करते हैं। बेसिकली एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन पेड। ऊपर किसकी बात थी, विद पेमेंट ऑफ टैक्स। आपको दिखा देता हूं, ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड, एसईजेड पर टैक्स हैज बीन पेड। बट नीचे हम टेबल 5 में बात कर रहे हैं जिसपे टैक्स पे नहीं किया। यहां पर भी बेसिकली वही किया जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि आपके पास अगर बाइफर्केशन नहीं है क्रेडिट नोट की, आप उसको नेट करके लिख सकते हो। लाइक 5H में एग्रीगेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज 5A, B, 5F तक आपको यहां पर डिक्लेयर करना है। अगर आपके पास बाइफर्केशन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 17, 18, 18, 19, 19, 20 के बाद अभी 20, 21 भी लिख दिया। आपको फिर से दिखाऊंगा। रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन है कि वो 5A से लेकर 5F तक नेट ऑफ क्रेडिट नोट रिपोर्ट कर सकता है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको असेसमेंट के टाइम पर क्रेडिट नोट की कॉपीज और लिस्टिंग निकालनी पड़ेगी। सिमिलरली इज द केस विद डेबिट नोट अमेंडमेंट। आपके पास बाइफर्केशन है, आप अलग से लिख दो, नहीं है तो आप उसी टेबल को नेट करके लिख सकते हो। ऐसा ऊपर किया हुआ है। एक बात आपको बतानी है रिगार्डिंग एग्जम्प्टेड। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड, नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाई शैल बी डिक्लेयर्ड हेयर। बट अगर आपके पास बाइफर्केशन नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इन तीनों की वैल्यूज को एक ही हेड में लिख दो, एग्जेम्प्टेड रो ओनली। 17, 18, 18, 19, 19, 20 के बाद अभी 20, 21 भी लगा दिया है। तो हमने ये पैराग्राफ 4 कवर कर लिया कि जहां पर 1920 था वहां पर 20, 21 भी आ चुका है। 19, 20 के बाद वर्डिंग रिप्लेस कर दिया 19, 20 से लेकर 20, 21 तक। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं। टेबल नंबर 6B के लिए, 6C, 6D के लिए, 6E के लिए जहां जहां पर 19, 20 था वहां पर 20, 21 भी लिख दिया है। अभी हमें गो थ्रू कर लेंगे। और जहां पर टेबल 7 है वहां पर भी इन्होंने क्या किया, 20, 21 लिख दिया है। फिर इसके बाद हम देखेंगे टेबल नंबर क्या, पैराग्राफ 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बात करते हैं एचएसएन समरी के रिगार्डिंग। जहां पर 18, 19, 19, 20 था वहां पर 20, 21 भी लिख दिया है। तो ये मैंने ओपन कर लिया टेबल नंबर 6 पैराग्राफ 5 ऑफ जीएसटीआर 9 इंस्ट्रक्शंस। हम यहां से पढ़ लेते हैं। 1920 के लिए क्या बोला था कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट में कैपिटल गुड्स को तो बाइफर्केट करना ही करना है, लिखना पड़ेगा आपको अलग से। बट अगर आपके पास इनपुट और इनपुट सर्विस के बीच में बाइफर्केशन अवेलेबल नहीं है कि कितना इनपुट है कितना इनपुट सर्विस है, तो उस केस में आप सारा अमाउंट इनपुट एंड इनपुट सर्विस का कंबाइन करके इनपुट में लिख सकते हो। ये अभी एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए भी। सिमिलरली इज द केस विद 6C कि अगर आपने कुछ परचेजेस किए हैं, मतलब एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड, कुछ आईटीसी आपने क्लेम किया है ऑन इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब आरसीएम के ऊपर आपने टैक्स पे किया है, उसे क्लेम किया है अदर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विस, उसे आप कहां पे दिखाते हो, 6C में। सिमिलरली इसमें भी क्या लिख दिया कि आपको कैपिटल गुड को तो सेपरेट लिखना ही लिखना है, बट इनपुट और इनपुट सर्विस में कुछ बाइफर्केशन नहीं है तो आप इनपुट में लिख सकते हो। ऐसा 20-21 के लिए भी ऑप्शन दे दिया है। रही बात 6D टेबल की, जो कि बात करता था कि आपने कोई आईटीसी क्लेम किया है ऑन ऑल इनवर्ड सप्लाईज जो आपको रिसीव हुई है रजिस्टर्ड पर्सन से, बट आप उस पे टैक्स पे करते हो रिवर्स चार्ज पे। तो यहां पर भी यही ऑप्शन दिया इन्होंने। 19-20 के बाद 20-21 लिख दिया है कि कैपिटल गुड बाइफर्केट कर दो, बट इनपुट और इनपुट सर्विस की बाइफर्केशन नहीं पता तो इनपुट में लिख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट नोट जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर की भी एप्लीकेबल था, अभी भी एप्लीकेबल है, रजिस्टर्ड पर्सन शेल हैव एन ऑप्शन, या तो वो 6C में वैल्यू लिख दे या 6D में, दोनों में बाइफर्केट करके लिखे। बट अगर बाइफर्केशन नहीं है तो दोनों को ऐड करके टेबल नंबर 6D में वो वैल्यूज लिख सकता है। रिपीट करता हूं, कहने की बात क्या है कि अगर आपने कुछ आरसीएम पे किया है और वो सप्लाईज आपने अनरजिस्टर्ड से ली थी, परचेज की थी, और कुछ सप्लाईज आपने रजिस्टर्ड से ली है, तो उस केस में अगर बाइफर्केशन नहीं है तो आप उसकी वैल्यूज को लिख सकते हो टेबल नंबर 6D में। ऐसा यहां पर लिखा हुआ है, सीधा आप यहां पे लिख सकते हो। सिमिलरली 6E में भी हम बढ़ते हैं रिगार्डिंग टेबल नंबर 7 कि अगर आपको कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना है एज पर रूल्स, और आपको पता नहीं है कि कितने रूल में आपने कितना रिवर्स किया है, तो आप उसे डायरेक्टली कहां पे लिख सकते हो, अदर्स में, टेबल नंबर 7H ओनली।
17, 18, 18, 19, 19, 20 के बाद 20, 21 भी लिख दिया है। जैसे मैंने आपको दिखाया, आप वीडियो बैक करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि आप आईटीसी रिवर्सल को टेबल नंबर 7H में भी दिखा सकते हो, बट अगर कोई ट्रान 1 से रिलेटेड रिवर्सल है वो तो आपको सेपरेट लिखना ही पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर रिगार्डिंग एचएसएन समरी। उसके लिए आपको डायरेक्टली चलना पड़ेगा पैरा नंबर 8। तो ये आपके पैरा नंबर 8 आ गया जीएसटीआर 9 की इंस्ट्रक्शंस का। हमने नोटिफिकेशन पढ़ी थी, जहां पर 19-20 था वहां पर 20-21 भी लिख दिया है। और ये बात बेसिकली किसके रिगार्डिंग करता था? टेबल 15 है, रिगार्डिंग रिफंड्स की बात करता है, कितना क्लेम है, सैंक्शनड है, रिजेक्टेड है, डिमांड कितनी आई थी। तो ये टेबल क्या थे? ऑप्शनल थे। तो जहां जहां 19-20 आ रहा है वहां पर 20-21 भी लिख दिया कि अभी आपको ये फिल नहीं करना है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। सिमिलरली इज द केस विद टेबल नंबर 16। 17-18 की बात करते हैं रिगार्डिंग एचएसएन समरी, परचेज की हो या आपकी सप्लाईज की हो। हम सीधा यहां से पढ़ते हैं 17, 18, 18, 19, 19-20 के बाद अभी 20-21 भी लिख दिया है। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल हैव एन ऑप्शन टू नॉट फिल दिस टेबल। तो आपके पास 20-21 के लिए ये टेबल ऑप्शनल रहेंगे। तो आई बिलीव आपको वीडियो काफी रेलेवेंट रही होगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टिल देन गुड बाय।